हेलो, मैं हूं यूएस प्रसाद और मैं स्टोरी हाईवे में आपको विभिन्न विषयों से जुड़ी कहानियां सुनाता हूं। आज की कहानी उस अनुभव पर आधारित है जो मैंने अपने एक मित्र के साथ अनुभव किया था। हो सकता है कि आप भूत प्रेत, आत्मा या काला जादू को ना मानते हो, फिर भी इसे आप मनोरंजन के तौर पर तो सुन ही सकते हैं। जिन लोगों ने अपने जीवन में ऐसा कोई अनुभव किया होगा वे मेरे अनुभव को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। बात कई साल पहले की है। मेरे रिश्ते की एक चाची खाना बनाने में झुलस गई थी। उनका शरीर लगभग 80% तक जल गया था। खैर, उन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। रिश्ते होने के कारण मेरा वहाँ आना जाना लगा था और मैं जब हॉस्पिटल जाता था तो प्रायः मेरा एक मित्र भी मेरे साथ जाता था, क्योंकि हम दोनों का घर पास पास ही था और मेरी उससे अच्छी बनती थी। ठीक से याद नहीं है, लेकिन शायद 5वें या 6ठे दिन अस्पताल के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब इनका बचना नामुमकिन है। यह सुनकर सब लोग चिंतित हो गए और ऐसा होना भी स्वाभाविक था, लेकिन सच्चाई को तो स्वीकार करना ही था। इससे पहले कि मैं आगे की कहानी आपको बताऊं, मैं उस हॉस्पिटल के बारे में आपको बताना चाहूँगा जिसमें वो भर्ती थी। वह एक सरकारी हॉस्पिटल था। हॉस्पिटल का एरिया 2 भागों में बटा था। एक और ऑपरेशन थिएटर, वार्ड्स तथा जनरल मरीजों को देखने के कमरे बने थे। उधर का एरिया बड़ा तथा साफ सुथरा था और रात में बिजली की रोशनी भी पूरी रहती थी। बीच में एक सड़क थी तथा हॉस्पिटल का दूसरा भाग सड़क के दूसरी ओर था। यह एरिया पहले वाले के ठीक विपरीत था, यानी उल्टी दिशा में था। यह 2 मंजिला था। यहाँ साफ सफाई भी उतनी नहीं रहती थी। नीचे के कुछ कमरे में औरतों तथा बच्चों के वार्ड्स थे। जहाँ तक मुझे याद है कि ऊपर की मंजिल में पता नहीं किन मरीजों को रखा जाता था, मैं ये समझ नहीं पाया। ऊपर की मंजिल में वार्ड के सामने एक लंबा बरामदा था जो रात में अंधेरे में डूबा रहता था। सीढ़ी के दाहिनी ओर 2 बड़े बड़े कमरे थे। पहले वाले कमरे में बर्निंग केस वाले यानी जले हुए मरीजों को रखा जाता था। साफ सफाई सही ढंग से न होने के कारण वहाँ एक अजीब सी बदबू छाई रहती थी। उसके बाद वाला कमरा खाली रहता था। वहाँ कुछ टूटे फूटे बेड रखे थे और उसमें मरीजों को नहीं रखा जाता था। हॉस्पिटल आने जाने के दौरान मैंने वहाँ कई लोगों से यह सुना था कि वह कमरा भूतहा है, लेकिन मैंने उस पर कभी विश्वास नहीं किया और उस समय मैं भूत प्रेत में विश्वास करता भी नहीं था। हाँ, लेकिन अंधेरे में वह कमरा बड़ा भयानक मालूम होता था। यह तो मैंने भी अनुभव किया था। चलिए, अब मैं प्रमुख घटना के बारे में आपको बताता हूँ जो मेरे और मेरे मित्र के साथ वहाँ घटी थी। डॉक्टर के जवाब देने के दूसरे ही दिन शाम को मेरे मित्र ने मुझे बताया कि चाची की डेथ हो चुकी है। रिश्तेदारों को खबर भेज दी गई है। जो लोग नज़दीक हैं उन्हें भी आने में सुबह तो हो ही जाएगी, इसीलिए दाह संस्कार भी कल दिन में ही हो पाएगा। रात भर लाश को हॉस्पिटल में ही रखना होगा। आप तो ये जानते हैं कि रात में पोस्टमार्टम भी नहीं किए जाते हैं, इसलिए रात भर लाश को वहाँ रखना हम लोगों की मजबूरी भी थी। मेरे मित्र ने कहा कि रात में तो चाचा उस कमरे में अकेले ही रहेंगे, क्योंकि जो लोग आसपास के थे उन लोगों ने भी वहाँ रात में न रुकने का कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल गए। बुरा लगता है
लेकिन ऐसे ही समय में हमें अपने रिश्तेदारों की परख होती है। इन सब के बावजूद अब इस समय किया भी क्या जा सकता था। हम दोनों की उम्र भी उस समय शायद 20 के आसपास ही रही होगी और ऐसे मौके पे हमें क्या करना चाहिए यह भी अनुभव नहीं था। अंत में हम दोनों ने रात में हॉस्पिटल में चाचा के पास बरामदे में ही रुकने का निश्चय किया। लेकिन समस्या यह थी कि वहाँ अंधेरे में भला रात कैसे काटी जाएगी। यह मैं बता दूं आपको कि उस समय इमरजेंसी लाइट या इन्वर्टर नाम की कोई चीज़ नहीं थी और हॉस्पिटल चूँकि सरकारी था इसलिए वहाँ जनरेटर के होने का भी कोई सवाल ही नहीं उस समय पैदा होता था। मित्र के घर में पेट्रोमैक्स था और हमने रात में वहाँ पेट्रोमैक्स ले जाने का निश्चय किया। हॉस्पिटल जाने से पहले हमने पेट्रोल में तेल भरवाया और उसकी अच्छी तरह से जांच कर ली ताकि रात में यह हमें धोखा न दे जाए। मुझे अच्छी तरह से याद है वह गर्मियों की रात थी। हम लोग रात के 8 बजे हॉस्पिटल पहुँचे और पहला काम यह किया कि पेट्रोमैक्स को जलाकर बरामदे में इस तरह रखा कि उसकी रोशनी बरामदे के साथ साथ कमरे के अंदर भी पहुँचे जहाँ लाश रखी थी, क्योंकि अगर बिजली एक बार चली गई तो फिर उसके आने का कोई ठौर ठिकाना नहीं था। इसके बाद हमने अगरबत्ती जलाकर कमरे में लगा दिया, लेकिन दुर्गंध पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। अब जो मैं सुनाने जा रहा हूँ उसे याद करके आज भी मेरे रोए खड़े हो जाते हैं, बदन में एक झुरझुरी सी फैल जाती है। यहाँ थोड़ा सा रुककर मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि यदि मेरी कहानी आपको पसंद आ रही हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे अपने मित्रों में शेयर भी करें ताकि मेरा भी मनोबल बना रहे और मैं आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आ सकूँ। हाँ, तो अब घटना की ओर चलता हूँ। हम दोनों ने बरामदे में रखे एक बेंच पर अपना आसन जमाया और इधर उधर की बातें करके टाइम पास करने लगे। रात के करीब 12 बजे होंगे। चारों ओर सन्नाटा सा छाया था। हॉस्पिटल के पीछे की ओर एक खाई थी, वहाँ से सियारों की आवाज़ सुनाई देने लगी। वैसे तो सियारों की आवाज़ यूं ही भयावह होती है और फिर उस माहौल में तो और भी डरावनी लग रही थी। बीच बीच में कुत्तों के रोने की आवाज़ माहौल को और भी डरावना बना रही थी। वार्ड के उतने लंबे बरामदे में केवल हम दोनों ही बैठे थे। हॉस्पिटल के बिल्डिंग के दाहिने सिरे पर पोस्टमार्टम रूम था। ये सारी बातें हम दोनों के मन में भय पैदा कर रही थी, लेकिन हम चुपचाप थे। हॉस्पिटल के गेट के पास चाय की एक दुकान थी जो प्रायः रात भर खुली रहती थी। बीच बीच में वहाँ इक्का दुक्का लोगों की आवाजाही बनी रहती थी, जिसे देखकर थोड़ा साहस होता था मन में। ठीक इसी समय पेट्रोमैक्स भी जलने बुझने लगा, तो मन में एक डर सा समा गया कि अगर यह बुझ गया तो फिर यहाँ कैसे बैठ पाएंगे। नीचे जाने वाली सीढ़ी भी बिल्कुल अंधेरे में डूबी हुई थी। असली घटना की शुरुआत तो अब होती है। ध्यान से सुनिएगा। मैंने पहले ही कहा था कि बगल वाला वार्ड बिल्कुल खाली था और कुछ टूटी फूटी बेड ही वहाँ पर पड़ी थी। मैंने अनुभव किया कि कमरे से चूड़ियों के खनखनाहट की आवाज़ आ रही है। पहले तो मुझे यह लगा कि शायद यह मेरा भ्रम होगा और यह वार्ड के दूसरे सिरे से आ रही होगी जिधर कुछ पेशेंट थे, लेकिन ऐसा नहीं था। आवाज़ वहीं से आ रही थी जो वार्ड खाली था और उस वार्ड के बगल की बेंच पर हम दोनों बैठे थे। यह निश्चय करने के लिए कि क्या आवाज़ वहीं से आ रही है,
मैंने अपने मित्र की ओर देखा। भय के कारण हम लोगों के मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। उसने आंखों ही आंखों में इशारा करके बताया कि हाँ, आवाज वहीं से आ रही है। इतना तक तो ठीक था, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही उस कमरे से किसी औरत के सिसकने की आवाज भी आने लगी। अब हम दोनों को काटो तो खून नहीं। लोगों के द्वारा इस कमरे को भुतहा कहने की बात याद आ गई। मन में भय सा आ गया। अब कमरे से जो आवाज आ रही थी वो आवाज बंद होने की बजाय धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। ऐसा लगता था कि आवाज धीरे धीरे पास और भी पास आ रही है। Gue tak tidur lagi. अब दोनों का साहस जवाब दे गया। हम दोनों ने वहां से भागने का इशारा आपस में किया और उस अंधेरी सीढ़ी पर गिरते पड़ते नीचे चाय की दुकान पर जाकर दम लिया। चाय वाले ने जब हम दोनों को बदहवास देखा तो पूछा कि आप दोनों किधर से आ रहे हो। हमने हाथ से ऊपर वाले वार्ड की ओर इशारा किया। अब तो उधर देखने की हिम्मत भी हमारे अंदर नहीं बची थी। लगता है चाय वाले ने सब समझ लिया होगा। उसने कहा कि आप लोग सुबह होने तक यहीं बैठो, ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। चाय वाले ने बिना कहे हम लोगों के लिए चाय बनाई। हम लोग चाय दुकान के एक कोने में दुबक कर चाय पीने लगे ताकि हम हॉस्पिटल का वह हिस्सा नहीं देख पाएं। इतनी रात गए, अब कोई ग्राहक भी दुकान पर नहीं था। चाय वाले ने कहना शुरू किया, आप लोग पहले आदमी नहीं हो जिसके साथ यह घटना घटी है। लेकिन यह वार्ड पहले ऐसा नहीं था। यह सब अब 2 साल से हो रहा है। करीब 2 साल पहले एक नवविवाहिता की मौत भी उसी कमरे में हुई थी। दहेज के लालच में ससुराल वालों ने उसे जला दिया था। काफी कष्ट सहने के बाद उसकी मौत हुई थी। उसकी लाश का पोस्टमार्टम भी यहीं बगल में ही हुआ था। तभी से उस वार्ड में उसके कराहने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। कई लोगों ने तो उसे लाल जोड़े में बरामदे में बेचैन होकर इधर उधर आते जाते भी देखा है। आप लोगों की किस्मत अच्छी थी कि आपने वो जगह तुरंत छोड़ दी, वरना आपका बड़ा नुकसान हो सकता था। जब भी उस वार्ड में किसी को एडमिट किया जाता था तो निश्चित तौर पर उसकी हालत बदतर होती जाती थी। यहाँ तक कि डॉक्टरों की भी तबीयत बिगड़ने लगी थी। अंत में तंग आकर वार्ड के उस कमरे को खाली छोड़ दिया गया है। बस यह कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट करें, और यदि आपके पास भी ऐसा कोई अनुभव हो या ऐसी कोई कहानी हो तो कृपया मुझे मेरे मेल पर ज़रूर भेजें। अगली कहानी के साथ मैं फिर आपसे मिलता हूँ। धन्यवाद।